हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट करो। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी अगर परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट करो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विजिबिलिटी तो परफेक्ट है, ऑडिबिलिटी बस बता दो बढ़िया साउंड आ रही है या नहीं आ रही? साउंड परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट कर दो। बस आगे कंटिन्यू करते हैं। साउंड परफेक्ट होनी चाहिए। ओके, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम तक आपके ब्रेन की लाइब्रेरी में सिनैप्स की फॉर्म में, ब्रेन की लाइब्रेरी में सिनैप्स की फॉर्म में हर चीज कंसेप्चुअल एकदम सुपर कंटेंट के साथ सेट हो चुकी है। ठीक है, हम ऐसा मान के चलते हैं। फिर भी अगर थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है तो वो आप टेस्ट जब देते हो ना तो उसमें कवर हो जाएगा। टेस्ट का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको प्रॉपर टेस्ट देने, मार्क्स कम आते हैं तो उसकी एनालिसिस करनी है। ठीक है, कम क्यों आए, अगर कोई टॉपिक वीक है तो एक बार उसका लेक्चर या उस टॉपिक को फिर से देख लेना है। ठीक है, और एक बार एनसीईआरटी हम साथ लेके चल रहे हैं। कंटेंट हमारा एनसीईआरटी वाला है पर कंसेप्चुअल है। ठीक है, बहुत सारी चीजें कंसेप्ट में ऐड है। तो मुझे लगता है आपने एंजॉय किया होगा जो पीछे के चैप्टर्स हैं। ऐसे ही हम आगे एंजॉय कराने वाले हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। स्टेप बाय स्टेप आप हर चीज को बहुत परफेक्टली एंजॉय करोगे, ये पक्का है। ठीक है, चलो तो आज का टारगेट क्या है हमारा? तो आज का टारगेट है भाई समझना, एक्चुअल में यहां पर हम तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की जब भी बात आएगी तो पहला फ्लूइड्स पढ़ोगे, बॉडी में कौन कौन से फ्लूइड्स होते हैं। तो एनसीईआरटी ने दो फ्लूइड्स का जिक्र किया है, एक ब्लड और एक प्लाज्मा। तो ब्लड और प्लाज्मा को कवर करेंगे नंबर 1। ठीक है, फिर हम आगे जाकर के उसमें मिलने वाले सेल्स यानी बेसिक, जो अभी मैं आज लेक्चर में जो ले रहा हूं ना, आज और कल का लेक्चर होगा, आज का स्पेशली बिल्कुल बेसिक है। बिल्कुल बेसिक का मतलब है कुछ भी टिपिकल नहीं है, हम वो पढ़ाने वाले हैं जो आप 10th में पढ़े थे। ठीक है, फिर हमने आपको उसको 11th में भी पढ़ाया था और फिर से पढ़ा रहे हैं आपको वही सिंपल, वही आरबीसी, वही डब्ल्यूबीसी, वही प्लाज्मा, वही प्रोटीन, वही बेसिक बेसिक आज है। तो आज बहुत टिपिकल चीज नहीं है। ठीक है, बहुत उसको हम डेटा को हम कंपाइल कर देंगे तो आप इसको एक अच्छी तरीके से बस मेमोराइज कर लेना। कोई टिपिकल चीजें नहीं है आज, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल जो हम 10th में पढ़ाते आए हैं बस वही है। समझ गए? तो वही 10th वाले जो डेटा है हम उसी को यूज कर रहे हैं, बहुत सिंपल वे में यूज कर रहे हैं। तो एकदम कूल होकर के, ठीक है, समझो, एकदम कूल होकर के समझो। कंटिन्यू करें। गुड मॉर्निंग। चलो, तो आज हमारा जो टारगेट रहेगा ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो हमें पढ़ना क्या क्या है। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम में बात करते हैं तो हमें तीन चीजों पर फोकस करना है। कितनी चीजों पर? तीन चीजों पर। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 हम बात करने वाले हैं यहां पर सर्कुलेटिंग फ्लूइड, जिसमें हम ब्लड और लिम्फ को कवर करेंगे। फिर हम पढ़ने वाले हैं वेसल्स। जब वेसल्स की बात करते हैं तो आप आर्टरी कवर करोगे, कैपिलरी कवर करोगे और वेन्स कवर करोगे, और साथ में हम बताएंगे आपको पोर्टल सिस्टम। ठीक है, और लास्ट में हम आपको कवर कराने वाले हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन आता है और ये बहुत 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 कंसेप्चुअल है, बहुत समझने वाला है। ठीक है, बैकलॉग। टेंशन क्यों कर रहे हो यार, बैकलॉग कवर हो जाएगा। मैंने कहा था बैकलॉग के लिए यार वॉइस तो सही आ रही है, लो वॉइस तो नहीं है, वॉइस तो सही आ रही है ना, वॉइस सही है, परफेक्ट है। हेलो हेलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वॉइस सही है। ओके ओके, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो हर्ट वाला पार्ट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। यहां से वन क्वेश्चन 100% आएगा, 100% आएगा। एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, ये मान के चलो। तो एक क्वेश्चन के हिसाब से, और बहुत कंसेप्चुअल भी है, कार्डियक साइकिल, ईसीजी, ये ऐसे पॉइंट है जो बच्चों को समझ में ही नहीं आते। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, सुपर, ठीक है, खतरनाक। ठीक है, ये सब बहुत बेहतरीन पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो बहुत कंसेप्चुअल हैं, समझने वाले हैं। आपको पूरी दम लगाने पड़ेगी। ठीक है, तो दम नहीं लगानी पड़ेगी, दम मैं लगाऊंगा, बस आपको समझना है। ठीक है, पूरा फोकस करना है, दम मैं लगाऊंगा सारी की सारी। ठीक है, चलो
देखो बैकलॉग पहले आने मत दिया करो, ध्यान रखो तुम बैकलॉग बैकलॉग लिखते हो, बैकलॉग आने मत दिया करो। बैकलॉग आ जाया करे तो पुराना वाला जो उम्मीद था लास्ट ईयर वाला, उस उम्मीद से उसको कवर कर लिया करो, ठीक है। पुराने वाले उम्मीद में आपके अपने ही टीचर थे सारे के सारे, इससे आप पढ़ रहे हो अभी 2.0 के अंदर, तो वहां से कवर कर लिया करो, क्योंकि 2 आवर्स के अंदर पूरा चैप्टर हो जाता है वहां पर। लास्ट ईयर वाले की बात कर रहा हूं, इससे पहले वाला, ठीक है, उससे आप कवर कर लिया करो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलो वापस आ जाओ। तो बहुत बेसिक बेसिक बात, तो अभी मैं सब मैं 10th स्टैंडर्ड का पढ़ा रहा हूं, जो आप 10th क्लास में पढ़े थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ब्लड। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। याद हो आपको, टिश्यू वाला पार्ट्स में ऐड कर देंगे। मैंने बताया था ना हम ब्लड को कहां पढ़ाएंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, टिश्यू में हमने उसको छोड़ दिया था, ठीक है। तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू की जब भी बात आती है तो ओरिजिन क्या होगा कनेक्टिव टिश्यू का, मेसोडर्मल, ठीक है। ओरिजिन क्या होगा इसका, मेसोडर्मल। तो अगर मैं ब्लड की बात करता हूं, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसका ओरिजिन क्या होता है, मेसोडर्मल, क्योंकि ऑल कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन मेसोडर्मल होता है। स्टडी ऑफ ब्लड और से रिलेटेड डिसीज की जब भी बात करते हैं तो उसको बोलते हैं हेमाटोलॉजी। हीमा मतलब ब्लड, ठीक है। हेमाटोलॉजी, ठीक है, यानी वो साइंस जिसके अंदर आप ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिलेटेड डिसऑर्डर की स्टडी करते हो, ठीक है, हेमाटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड एंड डिसीज। वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ये बेसिक है, हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, आपको 10th के अंदर भी 11th में पढ़ाया था, फिर भी बताते रहे। वॉल्यूम्स क्या होता है ब्लड में। अगर मेल की बात करता हूं, फीमेल की बात करता हूं, तो मेल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर के आसपास होता है। फीमेल के अंदर आप बोल सकते हो, ठीक है, 4 to 4.5 लीटर, ठीक है, लगभग 4 से 4.5 लीटर के आसपास होता है। थोड़ा कम रहता है फीमेल में, ठीक है, क्यों, क्योंकि ब्लड हीमोपोइसिस को इंड्यूस करने के लिए बहुत सारे हार्मोन होते हैं, उसमें एक हार्मोन ये भी होता है टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। मेल में एंड्रोजन का लेवल ज्यादा होता है, फीमेल में एंड्रोजन का लेवल कम होता है, समझ रहे हो। और एंड्रोजन कह सकते हो, ठीक है, इरेथ्रोपोइसिस को इंड्यूस करने में वो भी रोल प्ले करता है। वैसे तो इरेथ्रोपोइटिन होता ही है किडनी से जो निकलता है, बट वो भी एक तरीके से इरेथ्रोपोइसिस को इंड्यूस करता है, ठीक है। तो फीमेल में एंड्रोजन का लेवल कम होता है, मेल में एंड्रोजन का लेवल ज्यादा होता है, इसलिए मेल के अंदर आरबीसी या ब्लड का वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा होता है। दूसरा, फीमेल के केस में, ठीक है, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रन होती है, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी कुछ ml ब्लड हर मंथ लॉस होता है। इस वजह से फीमेल के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कंपैरेटिव मेल थोड़ा कम होता है। क्लियर है बिल्कुल। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड, अगर वॉल्यूम ऑफ ब्लड की बात करते हैं, मेल में अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर, फीमेल में 4 to 4.5 लीटर, ठीक है। अगर मेल में जो ब्लड का वॉल्यूम है, मैं बॉडी वेट के हिसाब से पूछूं कितना होना चाहिए, आप बोलोगे 8% ऑफ बॉडी वेट, शरीर के बाहर का, शरीर के वेट का, वजन का, ठीक है, बॉडी वेट का कितना होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 8% होना चाहिए हेल्दी ह्यूमन के अंदर। हाँ, फीमेल की जब भी बात करते हैं, फीमेल के अंदर बॉडी वेट का 7% होना चाहिए इन केस ऑफ फीमेल। तो आप बोलोगे 7% ही आएगा, 7% ऑफ बॉडी वेट, 7% ऑफ बॉडी वेट, ठीक है। अगर मैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करता हूं, फिर से बोल रहा हूं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करता हूं, ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, अब इतना जानते हो भाई, एक फ्लूइड तो सेल के अंदर होता है, कोशिका के अंदर, सेल के अंदर, ठीक है, एक फ्लूइड उसके बाहर होता है जिसके अंदर सारे सेल्स फ्लोट करते हैं। अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड भी तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का फ्लूइड ही है, ठीक है। जैसे लिम्फ भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। बॉडी में जो रिमेनिंग फ्लूइड्स होते हैं, लाइक आप बोल सकते हो साइनोबिल फ्लूइड, एक्वस ह्यूमर एटसेट्रा, ठीक है, सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये सारे के सारे सेल के अलावा मिलने वाले, सेल के अंदर जो फ्लूइड होते हैं उसके अलावा मिलने वाले फ्लूइड्स हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो बॉडी के अंदर होता है, सेल के बाहर जो होता है वो 15 लीटर होता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF कितना होता है, 15 लीटर। अगर मैं पूछूं ब्लड कितना परसेंट होता है, तो आप बोलोगे 33% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो ब्लड होता है वो लगभग 33% होता है, समझ रहे हो ना मेरी बात। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का लगभग 33% कौन होता है,
ब्लड, ठीक है, क्योंकि भाई ब्लड कितना है मेल के अंदर 5 लीटर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना है 15 लीटर 15, ठीक है, तो कितना परसेंट हो गया 33% नहीं हो गया, 1/3। समझे, समझे बेटा, समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। तो 15 लीटर होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ब्लड उसका कितना परसेंट होता है 33। भाई ब्लड फॉर्म मैं पूरे लिख देता हूं जैसे क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे लिखो। ब्लड फॉर्म्स 33% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ब्लड जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का 33% बनाता है, ठीक है। ओके ओके, पीएच ऑफ ब्लड, पीएच की बात कर लेते हैं। इसमें दो तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं, आर्टरी में और वेन में पीएच में अंतर मिलेगा। आर्टरी में अगर ब्लड की पीएच देखोगे तो ये मिलेगी लगभग 7.4 के आसपास, वेन के अंदर देखोगे 7.2 के आसपास। आप कहोगे सर वेन के अंदर जो ब्लड होता है उसकी पीएच कम होती है और आर्टरी में जो ब्लड होता है उसकी पीएच ज्यादा होती है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, मैंने आपको समझाया भी था कि जहां पर CO2 ज्यादा होगी पीएच अपने आप कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एच आयन बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आर्टरी के अंदर आप जानते हो CO2 कम होती है, आर्टरी में CO2 कम होती है, CO2 कम होगी, यहां पर CO2 क्या होगी, कम होगी। जबकि अगर मैं यहां बात करता हूं वेन्स में CO2 क्या होगी, ज्यादा होगी। जहां पर भी CO2 कम होगी वहां पीएच अपने आप क्या हो जाएगी, पीएच अपने आप ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर एच आयन कम रहते हैं। और तरीका मैं आपको बता चुका हूं ऐसा क्यों होता है। भाई जहां CO2 होगी तो CO2 H2O से मिलकर H2CO3 बनाएगी और यही H2CO3 H आयन और बाइकार्बोनेट आयन में ब्रेक कर जाएंगे। मींस अगर CO2 ज्यादा है तो H आयन भी ज्यादा बनेंगे और H आयन ज्यादा बनेंगे तो पीएच कम हो जाएगी। क्लियर है बिल्कुल। इसीलिए वेन में CO2 ज्यादा होती है, इसीलिए पीएच क्या होती है, पीएच वेन के अंदर कम होती है। क्यों? क्योंकि H आयन यहां पर ज्यादा होते हैं। समझ गया ना मेरी बात? तो ध्यान रखना ये कंसेप्ट, ये बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए कि किसके बढ़ने से क्या होता है, किसके घटने से क्या होता है। समझे? ओके, समझ गए? बिल्कुल। एच आयन सर एनर्जी लो, हाँ यार थोड़ी सी एनर्जी लो मुझे भी लग रही है, मतलब क्यों लग रही है मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा एनर्जी लग रही है मुझे भी लो। क्यों मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा फिब्रस कंडीशन फील हो रही है सर, इसलिए कोई नहीं। एनर्जी पर मत फोकस करो, कंटेंट, क्योंकि आज जो कंटेंट है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर आज के बाद जो कंटेंट आएगा ना, ठीक है, आज के बाद का मतलब हर्ट वाला कंटेंट आएगा, उसमें बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और उस एनर्जी तक मैं काफी इंप्रूवमेंट और खतरनाक हो जाऊंगा, आग लगा दूंगा अपने अंदर, टेंशन मत करो, ठीक है। तो एनर्जी का लेवल बढ़ जाएगा, पर आज ठीक है, नो डाउट नो डाउट, आप तो एनर्जी देते ही हो हमेशा, ठीक है, कोई नहीं, आपकी एनर्जी मेंटेन रखेंगे। तो यहां तक तो बेसिक डेटा है जो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, एनर्जी और मेंटेन करेंगे। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड, अगर हम ब्लड की कंपोजिशन की बात करते हैं, यार लगा दिया तुम लोगों ने, ठीक है। तो ब्लड की अगर कंपोजिशन की बात करते हैं, कंपोजिशन यानी ब्लड किस किस के मिलने से बनता है, तो ध्यान रखना ब्लड में दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक तो ब्लड में प्लाज्मा होता है और दूसरा ब्लड के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट जो एनसीईआरटी लिखती है, जिसमें ब्लड सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करते हैं तो डिवाइड कर देते हैं इसको। बच्चे कहते हैं सर एनर्जी कम नहीं होने देंगे आपकी। आपका यही प्यार तो बस हर स्थिति में लगता है, बस करते रहो, बहस से बहस देते रहो बच्चों को। ठीक है। ब्लड कंपोजिशन, अगर कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करते हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक तो यहां पर प्लाज्मा होगा, दूसरा यहां पर आप फॉर्म्ड एलिमेंट टर्म यूज करोगे।
अच्छा, अगर प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा कितना परसेंट, भाई देखोगे तो प्लाज्मा या मैक्सिमम होगा कंपैरेटिव ब्लड के अंदर, 55% तो प्लाज्मा होता है। तो रिमेनिंग 45% में क्या आएगा, रिमेनिंग 45% में फॉर्म्ड एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या आता है सर? फॉर्म्ड एलिमेंट की जब भी हम बात करेंगे बेटा, तो फॉर्म्ड एलिमेंट में हम आपको पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर ब्लड सेल। फॉर्म्ड एलिमेंट बोल दो, या मैं ब्रैकेट में लिखता हूं ब्लड सेल्स। भाई कौन कौन से ब्लड सेल्स हो सकते हैं ब्लड में? मेनली 3 टाइप के सेल्स आपको ध्यान रखने हैं यहां पर। एक तो इरेथ्रोसाइट्स, ठीक है, एक ल्यूकोसाइट, एक थ्रोम्बोसाइट। अगर मैं इरेथ्रो टर्म पूछूं, इरेथ्रो माने क्या होता है? इरेथ्रो, इरेथ्रो मतलब रेड सेल्स, ल्यूको, ल्यूको मतलब व्हाइट सेल्स, थ्रोम्बो, थ्रोम्बो मतलब जो थ्रोम्बस, जो क्लॉट में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इरेथ्रो मतलब रेड, ल्यूको मतलब व्हाइट, थ्रोम्बो, थ्रोम्बो मतलब क्लॉट से है, क्लॉट। ठीक है, तो ऐसे सेल जो रेड कलर के होते हैं उनको इरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं, ऐसे सेल जो व्हाइट कलर के होते हैं उनको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और ऐसे सेल जो थ्रोम्बस बनाते हैं, क्लॉट बनाते हैं, क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे यहां इसका एग्जांपल क्या लिखने वाले हो आप समझ गए होगे, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इसको क्या लिखने वाले हो आप? व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, WBC। इसका एग्जांपल क्या लिखने वाले हो आप? प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट्स। ठीक है, तो तीनों के एग्जांपल मैंने लिखा ही दिए, तो समझ में आ रहा होगा। यहां हम बात करते हैं इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। साइट्स मतलब सेल, इरेथ्रो मतलब रेड, ल्यूको मतलब व्हाइट, थ्रोम्बो मतलब क्लॉट। तो ऐसे सेल जो रेड कलर के होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसी, WBC एंड प्लेटिलेट्स, जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन में, क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको प्लेटिलेट्स बोलते हैं। समझे? प्लेटिलेट्स, बिल्कुल ठीक है। तो यहां तक तो कोई डाउट है नहीं। अब बात करते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में क्या क्या पढ़ने वाले हो? जब प्लाज्मा की बात आती है तो प्लाज्मा के अंदर भाई सेल्स हो, तो सॉरी, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है भाई? प्लाज्मा के अंदर हम 2 चीजें पढ़ेंगे, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस। रिमेनिंग में क्या आ जाएगा? रिमेनिंग में वाटर आ जाएगा। भाई मोस्टली इसमें होता क्या है? मोस्टली तो वाटर ही होता है। मेरी बात समझ रहे हो क्या? मोस्टली ब्लड में होता क्या है भाई? मोस्टली ब्लड के अंदर तो वाटर होगा, समझ रहे हो? मोस्टली तो वाटर होगा भाई। हर चीज में जो अभी डाइजेशन पढ़ाया, बॉडी में ही देख लो, बॉडी में 70% से ज्यादा वाटर होता है, यानी मैक्सिमम बॉडी वाटर से मिलके बनी है। क्लियर है? बिल्कुल। तो हमारी बॉडी के अंदर में, ये ब्लड में बात करता हूं, प्लाज्मा में बात करता हूं, तो 90% तो वाटर ही होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जो एनसीईआरटी है हमारी, वो लगभग इसको 91 92 के आसपास लिखती है। तो ये तो मैक्सिमम क्या है बेटा, यहाँ पर वाटर ही है, जिसको हम डिटेल में लेके चलने वाले हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी के डेटा के हिसाब से चलते हैं, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हाइट कलर ही ले लेते हैं। प्लाज्मा में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? वाटर, और क्या पढ़ने वाले हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और क्या पढ़ने वाले हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अगर वाटर की बात करते हैं तो वाटर कितना परसेंट है? अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो 90 से 92% के आसपास। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितना परसेंट होते हैं? ऑर्गेनिक आप बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 8 to 9% के आसपास, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अप्रोक्सीमेटली 1% के आसपास। ठीक है, तो लगभग ये डेटा आपको याद रखना है। तो समझ में आ गया होगा कि ब्लड की अगर कंपोजिशन की बात करता हूं तो ब्लड में मेनली क्या क्या होता है। समझे डियर?
ओके, आगे बढ़ जाए। 8 to 9%, हाँ 8 to 9 या 9%, कुछ भी, लगभग यही डेटा है, ठीक है। क्योंकि इसके हिसाब से देखोगे भाई 90 से 92% तक ये आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। 1% ये आ गया तो 9% तक ये भी हो सकता है, 8 से 9%, क्योंकि यहाँ 92 भी तो लेके चल रहे हैं, तो 92 के हिसाब से देखेंगे तो 8, समझ रहे हो, लगभग 1% के आसपास। इसके बीच में डेटा आएगा तो ये भी ऐसे वेरी कर सकता है, ये भी वेरी कर सकता है, एकदम फिक्स नहीं होता, थोड़ी सी वेरिएशन देखने को मिल जाती है। ओके, अभी भी कोई टिपिकल चीज नहीं है, बहुत सिंपल पढ़ा रहा हूं, बहुत सिंपल 10th स्टैंडर्ड का, कोई भी टिपिकल चीज नहीं है, बहुत सिंपल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा समझ में आ गया, फॉर्म्ड एलिमेंट समझ में आ गया, फॉर्म्ड एलिमेंट में हम ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं। मैंने हर चीज को ब्रेक कर करके बताया, जिन्होंने 10th भी नहीं पढ़ा अच्छे से उन बच्चों को भी समझ में आएगा। आपको जान के हैरानी होगी, हमारे यकीन बैच को 10th स्टैंडर्ड के बच्चे भी देखते हैं। मैं बहुत सारे बच्चों से मिला हूं अभी, ठीक है, फिजिकली मिला उनसे, सामने ने बताया मुझे, सर हम आपका यकीन 10th से देख रहे हैं, ठीक है, और अभी 11th में भी हम आपका मतलब वापस से यकीन ही ले लिया हमने आपका। मैंने कहा बच्चा कर क्या रहा है यार, 11th में 11th का बैच नहीं ले रहा, वो यकीन से पढ़ रहा है, 10th में भी वो यकीन से पढ़ रहा था, ठीक है। और कई 10th के बच्चे ऐसे वो यूट्यूब की उम्मीद से पढ़ रहे हैं। मैंने कहा हद हो गई यार, बच्चे कितने खतरनाक हो गए। और ऐसा नहीं है वो नहीं कर पा रहे हैं, वो कर पा रहे हैं, बहुत कर पा रहे हैं, कई बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, वो वाली बात बोलते हैं कि सर जो 12th के साथ सेलेक्ट हुए हैं, तो कह रहे सर 11 से पढ़ रहे हैं हम आपका, स्टार्टिंग आपने की थी, ठीक है, तो हमने वो वाला भी देख लिया था, उम्मीद जो फर्स्ट वाला उम्मीद था, ठीक है, फिर हमने वही मतलब आपका कंटिन्यू वही, मतलब आपके यूट्यूब के वीडियोस इधर उधर देखते हुए आए, फिर आगे जाके कंटिन्यू कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि तो जब वो कर सकते हैं तो हमारी उम्मीद के, हमारे अपने यकीन के बच्चे तो कर ही सकते हैं, बढ़िया, ठीक है। तो आगे बढ़ रहे हैं, कुछ बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोटेबल पॉइंट जो पता होना चाहिए। जैसे मानो नई बोतल, ठीक है, मानो इसके अंदर क्या है, ब्लड है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ब्लड का फिल्ट्रेशन कर देते हैं, समझना बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स होते हैं, या वो CSF हो, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो हमारे ब्रेन में भरा हुआ है, हमारी आंखों में एक्वा सीमर भरा हुआ है उसकी बात कर लो, ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा है उसकी बात कर लो, सीरम है उसकी बात कर लो, हमारे जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड्स है, ये सारे फ्लूइड्स किसके फिल्ट्रेशन से बनते हैं, ब्लड के फिल्ट्रेशन से। भाई नेचर ने हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के फिल्टरिंग सिस्टम लगा रखे हैं, वो फिल्टरिंग सिस्टम जब ब्लड को फिल्टर करते हैं तो डिफरेंट टाइप के फ्लूइड बन जाते हैं, कहीं CSF बन रहा है तो कहीं एक्वासीमर बन रहा है, कहीं पर, ठीक है, कहीं पर आप बोलोगे प्लाज्मा का फॉर्मेशन हो रहा है, कहीं लिम्फ का फॉर्मेशन हो रहा है। मींस सारे के सारे जो फ्लूइड हैं वो ब्लड के फिल्ट्रेशन से बनते हैं, ब्लड को फिल्टर करते जाओ अलग टाइप के फिल्टरिंग सिस्टम से। तो अभी जैसे मैंने अभी बताया, अगर ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट को निकाल दो, मतलब सेल्स को निकाल दो, तो क्या बचेगा, प्लाज्मा, क्योंकि ब्लड में 55% तो प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा इज इक्वल टू, ठीक है, ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट, मतलब हम सेल्स की बात कर रहे हैं, ब्लड सेल्स की। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं सीरम क्या होता है, ब्लड माइनस से, माइनस है, अगर मैं आपसे कहूं सीरम क्या होता है, सीरम, समझ रहे हो, सीरम क्या होता है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट।
ओके ओके, नो वॉइस, नो वॉइस। ओके, आई वॉइस, ठीक है, परफेक्ट। ओके 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 ओके, अब बताओ वॉइस परफेक्ट है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब सही है, अब सही है, वॉइस क्लियर है, परफेक्ट है, ठीक है। अब परफेक्ट आ रही है, परफेक्ट आ रही है, परफेक्ट आ रही है। चलो, तो सीरम की बात चल रही थी, सीरम क्या होता है, ठीक है। जो समझो, जब आपकी चोट लग जाती है कहीं भी आपके, ठीक है, क्लॉट हो जाता है, तो एक येलोइश सब्सटेंस रह जाता है, येलो येलो कलर का सब्सटेंस। उस येलो येलो कलर के सब्सटेंस को हम सीरम बोलते हैं। समझो कि आपने ब्लड में से अगर फॉर्म्ड एलिमेंट निकाल दिए, ब्लड सेल्स निकाल दिए, तो क्या बचेगा? प्लाज्मा। अगर प्लाज्मा में भी क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं भाई, 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में बताने वाला हूं, उनको भी निकाल दो अगर, तो जो बचे हुए सब्सटेंस बचेगा ना, वो सीरम होगा, ठीक है। कभी आप पैथोलॉजी में जाते हो तो आपका ब्लड एक टेस्ट ट्यूब में रखता है, ठीक है। उस टेस्ट ट्यूब में जब ब्लड को रखता है वो, तो कुछ क्लॉटिंग सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, थोड़ी देर में शेक करके रख देता है, तो ब्लड क्लॉट होकर सेडिमेंट हो जाता है। जब ब्लड क्लॉट होकर सेडिमेंट हो जाएगा तो ऊपर एक लेयर मिलेगी येलो कलर की लेयर, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर ने काम कर दिया अपना और ब्लड को क्लॉट करके नीचे कर दिया, ब्लड को क्लॉट करके सेडिमेंट कर दिया, ठीक है। तो जब ब्लड को क्लॉट करके सेडिमेंट करते हैं, फिर से बोल रहा हूं, जब ब्लड को क्लॉट करके सेडिमेंट करते हैं, तो रिमेनिंग सब्सटेंस जो अपर लेयर होती है, दिस इज कॉल्ड सीरम। जो रिमेनिंग सब्सटेंस होते हैं येलोइश सब्सटेंस, उसको हम टर्म यूज करते हैं सीरम। तो सीरम एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो आप बोलोगे अगर आप प्लाज्मा में से प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, इनको क्या बोलते हैं? सीरम। अगर आपने प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिए तो बचे हुआ सब्सटेंस सीरम होता है। बहुत बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूं, ठीक है। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर को क्या बोलते हैं हम? सीरम। बेटा अब तो वॉइस आ रही है, परफेक्ट है यार, सब कुछ परफेक्ट है। जरा बताओ वॉइस प्रॉपर आ रही है ना? वॉइस प्रॉपर आ रही है या नहीं? प्रॉपर वॉइस आ रही है तो टिक लगाओ, प्रॉपर वॉइस आ रही है तो टिक लगाओ, क्लियर है। प्रॉपर वॉइस आ रही है तो बेटा एक बार टिक लगा दो। आ रही है, ओके। तो अपना मोबाइल चेक करो जिनकी वॉइस नहीं आ रही है, ठीक है, एक बार चेक करो खुद की मोबाइल, बिल्कुल परफेक्ट है वॉइस, बिल्कुल सही, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है, सुपर 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 सुपर। तो प्लाज्मा, वन पॉइंट समझ में आ गया, प्लाज्मा क्या होता है, सीरम क्या होता है। अब बात करते हैं लिम्फ। अगर आप ब्लड में से, समझना, ब्लड में से क्या निकाल दो, ब्लड माइनस, अरे ज्यादा बड़ा हो गया, ब्लड माइनस क्या क्या निकाल दो ब्लड में से? प्लेटिलेट्स, ब्लड में से प्लेटिलेट्स निकाल दो, ब्लड में से आप सीरम, लिम्फ, आरबीसी निकाल दो, आरबीसी, और ब्लड में से मैक्रो प्रोटीन, बड़े साइज के जो प्रोटीन होते हैं, लाइक प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, ठीक है, इन बड़े साइज के प्रोटीन, इनको भी निकाल दो, ठीक है, मैक्रो प्रोटीन। अगर आपने ब्लड में से या कोई ऐसा चलनी बना दी आपने, फिल्टरिंग सिस्टम, जिसमें ब्लड को आप डाल रहे हो, फिल्टरिंग सिस्टम ब्लड को डाल रहे हो, ठीक है, ब्लड इसमें फिल्टर होना स्टार्ट हो गया, तो ब्लड में से क्या नहीं फिल्टर हो रहा, आरबीसी अलग कर दिया आपने, समझना, मैं लिम्फ की बात कर रहा हूं, आरबीसी आपने अलग कर दिए, प्लेटिलेट्स आपने अलग कर दिए, मैक्रोप्रोटीन अलग कर दिए, जो फिर उसके अलग करने का जो फिल्ट्रेट बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फ। तो एक्चुअल में लिम्फ है क्या, बस आपको याद रखना है, अगर आप ब्लड माइनस कर दो प्लेटिलेट्स, आरबीसी एंड मैक्रोप्रोटीन, तो रिमेनिंग सब्सटेंस जो बचेगा उसको हम क्या बोलने वाले? लिम्फ। ये तीन बातें टिप्स पर होनी चाहिए कि एक्चुअल में प्लाज्मा क्या होता है, सीरम क्या होता है और लिम्फ क्या होता है, ठीक है। प्लाज्मा, ब्लड में से आप सेल्स को निकाल दो, फॉर्म्ड एलिमेंट को निकाल दो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। सीरम क्या होता है? प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दो। लिम्फ क्या होता है? ब्लड में से प्लेटिलेट्स नंबर 1, ठीक है, आरबीसी नंबर 2 और मैक्रोप्रोटीन नंबर 3, इनको निकाल दोगे तो लिम्फ बचेगा, क्योंकि आरबीसी निकाल दी इसलिए कलरलेस होता है, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल।
तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, बफर सिस्टम ऑफ ब्लड, ब्लड में बफर सिस्टम में कौन काम करता है? एक तो हीमोग्लोबिन बताया था मैंने, पढ़ाया था आपको अभी, और एक बाइकार्बोनेटाइन बताए थे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो बाई चांस कोई पूछ ले कि ब्लड का बफर सिस्टम क्या है, तो ब्लड में वो क्या सबस्टेंस है जो बफर का काम करते हैं, जो हमने रेस्पिरेशन में भी पढ़ाए हैं आपको, हीमोग्लोबिन और बाइकार्बोनेटाइन एक्ट एज बफर। ठीक है, तो इसमें दो ही एग्जाम्पल है, इसमें दो ही एग्जाम्पल जो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा चुके हैं, एक तो हीमोग्लोबिन एंड HCO3 आयन, या सोडियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हो, NaHCO3। ओके, अब ब्लड वॉल्यूम इज रेगुलेटेड बाय किडनी। याद हो जब आप लो अल्टीट्यूड से हाई अल्टीट्यूड पर जाते हो, कल ही कराया था मैंने लास्ट लेक्चर में, जब आप लो अल्टीट्यूड से हाई अल्टीट्यूड पर जाते हो, ऊपर जाते हो, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, तब आपकी किडनी एक्टिवेट होती है और किडनी एक हार्मोन रिलीज करती है। क्या? किडनी में भी कौन? जेजी सेल, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी, जो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो यही जेजी सेल रिलीज करते हैं, यही जेजी सेल क्या रिलीज करते हैं? यही जेजी सेल क्या रिलीज करते हैं? यही जेजी सेल क्या रिलीज करते हैं? ये जेजी सेल रिलीज करते हैं हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन। यही इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या काम करता है? ये स्टिमुलेट करता है इरेथ्रोपोइसिस इन लॉन्ग बोन। तो लॉन्ग बोन में इरेथ्रोपोइसिस को इंड्यूस करने के लिए इरेथ्रोपोइटिन, क्लियर है बिल्कुल। तो इरेथ्रोपोइसिस यानी ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? जेजी सेल। कौन सा हार्मोन? इरेथ्रोपोइटिन, जो क्या कराता है? इरेथ्रोपोइसिस इन लॉन्ग बोन। इससे क्या होगा? आपका ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहेगा। आप लो अल्टीट्यूड से हाई पे जाओ या हाई से लो पर आओ, हाई से लो पर आओगे तो अगेन आपका आरबीसी नंबर या ब्लड वॉल्यूम फिर से लो हो जाएगा, और लो से हाई पे जाओगे फिर से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेगुलेट किससे हो रहा है? आप लोगों के किडनी के जेजी सेल से वो कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? इरेथ्रोपोइटिन। क्लियर है? इरेथ्रोपोइसिस, यस, इरेथ्रोपोइसिस। ये कुछ बेसिक बेसिक कंसेप्ट हैं, कंपोजिशन समझ में आ गया। कुछ नोटेबल पॉइंट्स लिखा है मैंने, एडिशनल पॉइंट्स होते हैं पर ये आ जाते हैं घुमा फिरा करके। ठीक है, तो बफर सिस्टम ऑफ ब्लड पूछेगा, ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको। ठीक है, तो सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं इसके अंदर, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं एक एक करके। अब ब्लड की कंपोजिशन की बात चल रही थी, तो कंपोजिशन में पहले हम प्लाज्मा कवर करेंगे और प्लाज्मा के बाद हम फॉर्म्ड एलिमेंट यानी ब्लड सेल्स को कवर करने वाले। पहले प्लाज्मा, फिर फॉर्म्ड एलिमेंट यानी ब्लड सेल। तो प्लाज्मा की बात कर लें। प्लाज्मा में बहुत डिटेल नहीं पढ़ना। प्लाज्मा की अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मा में आपको दो चीजें पढ़नी है। क्या पढ़ना है प्लाज्मा के अंदर? प्लाज्मा के अंदर आपको कुछ साल्ट के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से सॉल्ट होते हैं प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से होते हैं प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर और क्या होता है? ठीक है, अच्छा ठीक है, यह समझो प्लाज्मा के अंदर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, वाटर तो पता नहीं है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कितने परसेंट होते हैं प्लाज्मा में? अप्रोक्सीमेटली 1%। रिमेनिंग में कौन आ गए? ऑर्गेनिक। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक का भी दे रखा है, इनऑर्गेनिक का भी दे रखा है। ऑर्गेनिक लिख दिया है मैंने, ठीक है, 8 to 9% लिख दिया है। चलो, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात कर लेते हैं। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आप दो चीजें ऐड कर देना, डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाएगा। और जैसे क्वेश्चन आता है मैं उसी फॉर्म में लिखा देता हूं, इससे आपको याद ही रहेगा बिल्कुल। यहाँ क्लोराइड सबसे ज्यादा होते हैं, नंबर 2 पे आएंगे सोडियम आयन, फिर आएंगे NaCl हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सबसे कम होते हैं मैग्नीशियम आयन। समझ रहे हो? तो ये सीक्वेंस याद रख लो, बस क्वेश्चन सीक्वेंस से ही सॉल्व हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या?
क्वेश्चन आपका इसी से सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा। बस सबसे ज्यादा रखना क्लोराइड सबसे ज्यादा होते हैं, मैक्सिमम मिनिमम में कौन हो गए, मैग्नीशियम आयन, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम का सीक्वेंस याद रखना, बस सफिशिएंट है। और साल्ट की बात करते हैं, साल्ट तो आपको पता ही है, एक तो NaCl तो मैक्सिमम होता ही है, इसके अलावा NaHCO3, इसके अलावा KCl एक्सेट्रा, ये मेन सॉल्ट होते हैं। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस दो बातें ध्यान रखनी, क्वेश्चन इस पर आएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस पर पूछा जाता है। बफर में बता चुका हूं, सोडियम बाइकार्बोनेट बफर का भी काम करता है। बस अब आ जाओ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करते हैं तो कितने होते हैं, 8 to 9% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ोगे, ऑर्गेनिक में प्रोटीन पढ़ोगे, ठीक है, ऑर्गेनिक के अंदर प्रोटीन के अलावा क्या पढ़ोगे, शुगर पढ़ोगे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर आ गई। इसके अलावा और क्या पढ़ोगे, कोलेस्ट्रॉल पढ़ोगे, ठीक है, इसके अलावा और क्या पढ़ोगे, यूरिया पढ़ोगे। एनसीईआरटी ने सिर्फ इसका जिक्र किया है, डिटेल्ड की बात नहीं की, तो एनसीईआरटी के जिक्र की बात कर लेते हैं। प्रोटीन कितना परसेंट होता है, टोटल कितने होंगे, 8 to 9%, उसमें मैक्सिमम क्या होती है, प्रोटीन मैक्सिमम। भाई 8 से 9% में 6 से 8% अकेली प्रोटीन होती है, तो रिमेनिंग 1 से 2% जो बच रहा है उसमें सब कुछ आ गया। तो इसका परसेंटेज याद रखो, क्वेश्चन परसेंटेज में था मैक्सिमम क्या होती है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल, हाँ फैट यानी ठीक है बिल्कुल सही। बफर, बफर मतलब क्या होता है यार, कौन बच्चा है ये बफर मतलब पूछ रहा है, साना बेटा साना। अगर आप मुझसे पूछ रहे हो बफर मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपने मुझसे पहले मेरी कोई क्लास ज्वाइन ही नहीं करी, ठीक है। पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हम बफर पे ही डिपेंड थे, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पूरा ब्रेकअप पैचअप की बात की, बफर की बात थी, ठीक है। पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमने, ठीक है, कर्ण अर्जुन की कहानी सुनाई, बफर पे ही बेस्ड थी। और तुम्हें बफर ही नहीं पता, इसका मतलब तुमने कहानी नहीं पढ़ी। हाँ कुछ चीजें एनसीईआरटी से बाहर भी हैं, ध्यान रखना, ठीक है, वो मैं करा रहा हूं क्योंकि कंसेप्ट तभी जनरेट होंगे। एनसीईआरटी तुम समझते ही नहीं हो यार, तुम सब नए बच्चे हैं, ठीक है, नए बच्चों को पता नहीं होता क्या एनसीईआरटी है क्या एनसीईआरटी नहीं है। एनसीईआरटी हमारी जो बुक है ना बेटा, उसकी लाइन टू लाइन दो तरीके हैं, या तो बस मैं तुम्हें एनसीईआरटी ही पढ़ा दूं, ठीक है। यार जूलॉजी पढ़ रहे हो, समझो जूलॉजी और बॉटनी थोड़ा अलग अलग है, ठीक है। जूलॉजी हाईली कंसेप्चुअल है, जो आपके एमबीबीएस में भी यही टॉपिक चलेगा, मेन है, इसलिए यहां आउट ऑफ एनसीईआरटी 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पर थोड़े कंसेप्चुअल आते हैं, बहुत कंसेप्चुअल। और कंसेप्चुअल की बात करता हूं तो कंसेप्ट खाली एनसीईआरटी पढ़ने से कंसेप्ट जनरेट नहीं हो सकता, कंसेप्ट के लिए आपको कुछ चीजें उसमें अटैच करने पड़ते हैं, वो मैं अभी इतने साल से पढ़ा रहा हूं यार, तो एक दो बच्चे हैं जो नए बच्चे जुड़ते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टोटोरा गैनोंग एल्बर्ट, ठीक है। तो कुछ बातें मुझे कंसेप्चुअल ऐड करनी होती हैं, ठीक है, बाद बाकी की मैं एनसीईआरटी लाइन ही यूज करता हूं। फिर एनसीईआरटी की लाइन में कोई टर्म आता है, उसको समझाने के लिए थोड़े कंसेप्ट मुझे देने पड़ते हैं, फिर एनसीईआरटी की लाइन में कोई टर्म आता है, मतलब एनसीईआरटी पढ़ने का एक तरीका है जो बहुत अल्टीमेट है, ठीक है। बस मेरे ऊपर छोड़ो यार, और कुछ नहीं, ठीक है, बस मैं जो करा रहा हूँ बस करते चलो, ठीक है। बस ये आपको नहीं देखना है, अगर आपके मन में जरा भी शक है, डाउट है, तो आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि सबसे पहली सीढ़ी जो होती है ना, वो होती है फेथ, विश्वास। अगर आपको अपने टीचर पर विश्वास है तो आप लक्ष्य पा जाओगे, और जरा भी विश्वास आपका डगमगा रहा है तो लक्ष्य नहीं मिल पाएगा। बस मैं ये कह रहा हूं, टीचर चेंज कर देना अगर विश्वास नहीं है, क्योंकि विश्वास ही सिलेक्शन, क्योंकि बिलीफ सिस्टम बहुत तगड़ा सिस्टम होता है, ये बहुत खतरनाक साइंस है, आप साइंस समझते नहीं हो बच्चे हो, ये बहुत तगड़ी साइंस है, समझोगे। और इस सिस्टम को समझना पड़ेगा अगर आपको मेडिकल लाइन में एंटर करना है तो, क्योंकि मेडिकल लाइन बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करती है, क्योंकि आगे जाकर के पेशेंट को और आपके ऊपर बिलीफ नहीं है तो आप उस पेशेंट को सही कर ही नहीं सकते, चाहे कितना भी कुछ भी कर लेना। तो सबसे पहली प्रायोरिटी है आपको पेशेंट के ब्रेन के अंदर आपके ऊपर बिलीफ डेवलप करना, तभी आप बेहतर ट्रीटमेंट कर पाओगे, तभी उसकी बॉडी उसको परफॉर्म करेगी और तभी बेहतर तरीके से उसका ट्रीटमेंट। तो बिलीफ सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है काम करने के लिए अपने फील्ड के अंदर, मेडिकल फील्ड के अंदर। और जो आप पढ़ रहे हो, जो मेडिकल फील्ड का टॉपिक ही पढ़ रहे हो, ठीक है, जूलॉजी, तो समझ रहे हो ना, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल। तो और एनसीईआरटी हम लेके चल रहे हैं बिल्कुल। तो प्रोटीन की बात करते हैं, 6 to 8% मैक्सिमम प्रोटीन ही होती है। अगर मैक्सिमम प्रोटीन की हम बात करते हैं तो मेनली कौन कौन से प्रोटीन आपके ब्लड में होते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे ना तो तुम्हारा कुछ है ही नहीं, 2 दिन में खत्म, 2-3 दिन के अंदर।
पर वो तुम अभी हाँ करोगे, पर उसकी मेमोराइज करने के लिए, क्योंकि जूलॉजी है यार, जूलॉजी ठीक है और सब्जेक्ट में अंतर है, यहाँ बहुत कंसेप्ट है, ह्यूमन बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, और मेरी कोशिश यही रहती है कि हर कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से सेट करना ब्रेन के अंदर, रट्टाफिकेशन नहीं, अप्रोच। जैसे इस बार बच्चों ने कहा ना कि जब आपसे पढ़े तो समझ में आया कि सही अप्रोच क्या होती है, बस मैं यही कहूँगा अप्रोच पर आओ, ठीक है। तो वापस आते हैं, हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम ऑर्गेनिक सब्सटेंस में प्रोटीन ही होती है। अब प्रोटीन में भी कौन कौन से प्रोटीन हो सकते हैं? 3 टाइप के प्रोटीन, एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन, एंड फिब्रिनोजन। और थर्ड आप लगाने वाले हो यहां पर ग्लोबुलिन। ठीक है, अगर मैं एल्बुमिन की बात करता हूं, एल्बुमिन तो स्मॉलेस्ट है या लार्जेस्ट है? एल्बुमिन इज द स्मॉलेस्ट, जबकि प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिनोजन की बात करते हैं ये लार्जेस्ट में आते हैं। स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन। चलो आगे, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं एल्बुमिन, इसको कौन बनाता है? फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूस कर देता हूं, लिवर। इसको भी कौन बनाता है? लिवर। तीसरा, भाई स्मॉलेस्ट है लार्जेस्ट है, कौन बनाता है, कहां बनती है और क्या करती है फंक्शन? फंक्शन क्या है? एल्बुमिन का फंक्शन क्या है? अगर एल्बुमिन के फंक्शन की बात करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। ब्लड क्लॉटिंग। अच्छा, ग्लोबुलिन हम आगे पढ़ाएंगे। तो मेनली ध्यान रखना है प्रोटीन कैसी है, स्मॉलेस्ट है, लार्जेस्ट है, कौन बनाता है और क्या करती है, ये 3 बातें ध्यान रखनी है तीनों प्रोटीन की, ठीक है। तो एल्बुमिन की अगर बात करते हैं तो एल्बुमिन सबसे छोटी ब्लड प्रोटीन होती है, स्मॉलेस्ट, लिवर में बनती है। ऐसी प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन की बात करते हैं तो दोनों की दोनों ब्लड प्रोटीन लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन में काउंट होती है और लिवर में बनती है, ठीक है। फंक्शन की बात करते हैं तो एल्बुमिन ब्लड प्रोटीन हमारे ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने का काम करती है, हिंदी में बोलते हैं परासरणता, यानी ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए, परासरणता को मेंटेन करने के लिए एल्बुमिन रिस्पॉन्सिबल होती है। ब्लड में से अगर एल्बुमिन खत्म हो जाएगी ना तो ब्लड का फ्लूइड कहां चला जाएगा? बाहर, और स्वेलिंग आ जाएगी। मैंने बताया था कैंसर के केस में यही एल्बुमिन डिजेनरेट कर जाती है और पेट फूल जाता है। क्वाशर कोर के केस के अंदर भी यही एल्बुमिन की कमी से पेट फूल जाता है, क्योंकि कमी से ऑस्मो रेगुलेशन बिगड़ जाता है, क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करती है एल्बुमिन। समझ गए ना मेरी बात? यानी परासरणता को, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने का काम करती है। जबकि फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन की बात करते हैं, ठीक है, बहुत कम होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे अमाउंट में सबसे कम यही होती है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके करते क्या है? 0.3% दोनों ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इनका रोल भी बताऊंगा ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, दोनों कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। अब ग्लोबुलिन की बात करते हैं, ये समझना है,
समझ रहे हो? ओके, समझ रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ग्लोबुलिन की बात कर लेते हैं। अगर मैं ग्लोबुलिन की प्रोटीन की बात करता हूं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। थ्री पार्ट में डिवाइड कर दो उसको। अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन। बहुत सिंपल है, आज आज कुछ है नहीं वैसे तो, सब 10th वाला ही पढ़ा रहा हूं मैं। तो अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन, इन दोनों की अगर मैं बात करता हूं, दोनों ही लिवर में बनती हैं। प्रोड्यूस बाय लिवर, लिवर में ही बनती है दोनों। दोनों करती क्या है अल्फा बीटा? बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट। बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अगर मैं गामा ग्लोबुलिन की बात करता हूं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन। या आप इनको एंटीबॉडी भी बोल सकते हो। अगर गामा ग्लोबुलिन की बात करते हैं बेटा, ठीक है, फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, ठीक है। तो एक एक लाइन में कहा जाए कि सारी की सारी ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होती है बेटा, सारी ग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक है, सारी ग्लोबुलिन प्रोटीन, चाहे वो अल्फा हो, बीटा हो, या सॉरी ऐसे याद रखो, मैक्सिमम ब्लड प्रोटीन का फॉर्मेशन लिवर में होता है। लगभग सारी ब्लड प्रोटीन का फॉर्मेशन ब्लड में होता है, एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन का फॉर्मेशन लिवर में नहीं होता, उनका फॉर्मेशन मेनली प्लाज्मा सेल के थ्रू हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में होता है, ठीक है, प्लाज्मा सेल। और प्लाज्मा सेल कौन होते हैं? इट इज एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट। प्लाज्मा सेल कोई पूछे क्या होते हैं, तो प्लाज्मा सेल लिख देते हैं। एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट को हम प्लाज्मा सेल बोलते हैं, ठीक है। जैसे समझा देता हूं आपको, शायद एक बार बता भी चुका हूं मैं।
फिर बार एक बार समझा देता हूँ। मानो ये ह्यूमन है, कोई भी एंटीजन या बाहरी तत्व जब बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, एंटीजन एजी से रिप्रेजेंट करते हैं, जब शरीर के अंदर जाएगा तो इसको ट्रैप करने के लिए, पकड़ने के लिए एक सेल होते हैं, इन सेल को हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। और इनकी सरफेस पर लगे होते हैं क्या, इन एंटीजन को ट्रैप करने वाले सब्सटेंस। और तुरंत ही ये बी लिम्फोसाइट डिवाइड कर जाते हैं मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल के अंदर। और ये प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी यानी इम्यूनोग्लोबुलिन। समझ में आया? जब भी कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करता है तो उसको ट्रैप करने का, पकड़ने का काम कौन करते हैं? बी लिम्फोसाइट। कौन करते हैं? बी लिम्फोसाइट। ठीक है, समझ रहे हो? पकड़ने का काम कौन करते हैं? बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट जब इसको पकड़ते हैं तो पकड़ते ही सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? सेल डिवीजन। क्या स्टार्ट हो जाएगा यहां पर? सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा तब दो सेल बनेंगे, एक प्लाज्मा सेल और एक मेमोरी सेल। मेमोरी सेल तो फ्यूचर में काम आती है, ठीक है। मेमोरी का मतलब है कि फोटोस्टेट सेल बन जाती है फ्यूचर के लिए, जो इनएक्टिव होती है। जो एक्टिव बी लिम्फोसाइट होती है उसको हम प्लाज्मा सेल बोलते हैं। जो एक्टिव बी लिम्फोसाइट होती है प्लाज्मा सेल, ये तुरंत प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी यानी इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये जो डिफेंस में हमारे प्रोटेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, स्मॉलेस्ट प्रोटीन कौन सी होती है? एल्बुमिन। लार्जेस्ट प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन। और थर्ड कौन सी होती है? एल्बुमिन। ठीक है, सॉरी, थर्ड कौन सी होती है? ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन 3 टाइप के हो सकते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा और बीटा जो ग्लोबुलिन होते हैं वो लिवर में बनते हैं। एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन भी लिवर में बनते हैं, फिब्रिनोजन भी लिवर में बनता है। ठीक है, बस एक ही है जो लिवर में नहीं बनता, गामा ग्लोबुलिन। और गामा ग्लोबुलिन को हम इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं या एंटीबॉडी बोल सकते हैं। इनका फॉर्मेशन ध्यान रखना लिम्फेटिक सिस्टम में बी लिम्फोसाइट के थ्रू होता है। और एक्टिव बी लिम्फोसाइट को हम बोलते हैं प्लाज्मा सेल यानी प्लाज्मा सेल के थ्रू होता है। समझे? यस या नो? कोई समझ बेटा, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। एनर्जी लो। कोई नहीं, थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है कुछ। जब आप अंदर से कंफर्ट फील नहीं करते तो शायद मुझे लगता है ऐसा फील होता है। ठीक है, तो शायद मैं अंदर से आज मुझे लग रहा है शायद डिस्कम्फर्टनेस। ठीक है, शायद तो इस वजह से एनर्जी लो होगा। दम लगाने की कोशिश कर रहा हूँ पर वो नहीं निकल रही है आज। ठीक है, आज वो शायद क्या है समझ नहीं पा रहा। ठीक है, कोई नहीं। तो ग्लोबुलिन बट कंटेंट समझो, क्योंकि आज टॉपिक भी ऐसा नहीं है, मुझे लग रहा है आप इजीली समझ लोगे। ठीक है, इजीली समझ लोगे क्योंकि हम 10th वाला टॉपिक उठाए हैं आज। ठीक है, तो पहले मैं हार्ट पढ़ाना चाह रहा था पहले, पर आज एनर्जी लेवल मुझे कम लगा तो मैंने हार्ट कराऊंगा तो वो तो हाई एनर्जी चाहिए, उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए, मतलब खतरनाक वाली एनर्जी चाहिए। तो आज शायद फील नहीं हुई तो मैंने सोचा पहले ब्लड करा देता हूँ, फिर मैं आगे हार्ट करा दूंगा। ठीक है, तो ब्लड ऐसा है कि हम लोग बहुत कुछ मतलब 10th स्टैंडर्ड पर है, पर मैं बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ आपको, बहुत छोटी छोटी बातें बताते हुए। ठीक है, जिससे कि आप कंसेप्ट आगे के लिए भी जनरेट कर पाओ, आपको समझ में आए कि एक्चुअल में ब्लड होता क्या है। तो ब्लड में हमने भाई कंपोजिशन पढ़ा पहले। ठीक है भाई, प्लाज्मा और सेल्स फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं। प्लाज्मा मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, प्लाज्मा में मैंने अभी एक चीज करा दी है आपको, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और क्या होते हैं प्लाज्मा में? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। प्लाज्मा में ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितने हो सकते हैं? मैंने बताया था 8 to 9%, जिसमें मैक्सिमम प्रोटीन होती है। अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन के अंदर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन ये प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें एल्बुमिन स्मॉलेस्ट, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन लार्जेस्ट, और ग्लोबुलिन इट इज एंटीबॉडी जो कि एक तरीके से डिफेंस में, प्रोटेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैं ग्लोबुलिन की बात करता हूं तो ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है बेटा 3 टाइप के हो सकते हैं, अल्फा, बीटा, गामा।
अल्फा और बीटा जो लिवर में ही बनते हैं, जो फूड की बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। जबकि गामा ग्लोबुलिन की बात करते हैं, इनको इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। इट इज अ एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट, या इनको नॉर्मल एंटीबॉडी भी बोल सकते हो, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो ये डिफेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। कोई भी एंटीजन जब आता है तो बी लिम्फोसाइट उसको ट्रैप कर लेते हैं, तुरंत सेल डिवीजन स्टार्ट होती है और दो सेल बनते हैं, एक एक्टिव बी लिम्फोसाइट, एक इनएक्टिव बी लिम्फोसाइट। जो एक्टिव बी लिम्फोसाइट होती है उसको प्लाज्मा सेल बोलते हैं, जो इनएक्टिव बी लिम्फोसाइट होती है उसको मेमोरी सेल बोलते हैं। जो प्लाज्मा सेल होती है बेटा, वही आगे जाकर के क्या बनाती है, एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन। यहां तक समझ में आया? आया या नहीं आया? आया, बहुत अच्छा, बीएमएस। आज बार बार रिपीट मत करवाओ, ठीक है। ठीक है, आज बार बार रिपीट नहीं, मैं ऑलरेडी बहुत सिंपल है और सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, बार बार रिपीटेशन की जरूरत नहीं है आज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फॉर्म्ड एलिमेंट से पहले अभी और बचा हुआ है, ग्लोबुलिन हो गई ना। अब ग्लोबुलिन के बाद बात करते हैं, ठीक है, ग्लोबुलिन के अलावा और क्या क्या हो सकता है। ठीक है? अगर हम ग्लोबुलिन के बाद बात करते हैं, तो ग्लोबुलिन के अलावा स्लाइड मैंने कम कर दी है क्या? अच्छा, इसमें करा दूंगा उसको, इरेथ्रोसाइट। ठीक है, प्रोटीन हो गया। प्रोटीन के बाद नंबर टू का हेडिंग आप डालोगे कार्बोहाइड्रेट, यानी शुगर, ब्लड शुगर। ठीक है, तो जब भी ब्लड शुगर की बात करते हैं तो बताना चाहिए नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल क्या होता है। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल क्या होता है? ठीक है, ये सबको पता होता है, अप्रोक्सीमेटली 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इतना एक नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है, सबको पता होता है। हम डायबिटीज चेक भी करते हैं, ठीक है। 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है। क्या ये कम और ज्यादा हो सकता है? यस, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो ये ज्यादा हो जाएगा, कम भी हो सकता है जब वीकनेस फील करते हो आप। ठीक है, यानी अगर ये कम हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, इफ लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इफ मोर देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर कम हो जाएगा तो हम क्या बोलने वाले हैं इसको, हाइपो ग्लाइसीमिया। अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या बोलने वाले हैं, हाइपर ग्लाइसीमिया। हाइपर ग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया। भाई ये टर्म याद रखना आपको, और कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल की अगर बात कर लेते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बस नॉर्मल लेवल याद रखो, सफिशिएंट है। नॉर्मल लेवल क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो 100 to 150।
मिलीग्राम पर डेसीलीटर अप्रोक्सीमेटली ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है। ऐसे ही आपको याद रखना है। ब्लड यूरिया नॉर्मल लेवल अप्रोक्सीमेटली 20 से लेकर के 40 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, और ये कम और ज़्यादा हो सकता है। मिडिल वैल्यू पे क्वेश्चन आ जाता है, लगभग 30 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। यानी यूरिया लेवल भी पता होना चाहिए कि हमारे ब्लड का नॉर्मल यूरिया लेवल क्या होता है, ठीक है, बिल्कुल। 20 to 40 मिलीग्राम, या मिडिल वैल्यू लिख सकते हो उसकी। मिडिल वैल्यू क्या होती है? मिडिल वैल्यू मिडिल वैल्यू क्या होती है इसकी? मिडिल वैल्यू 30 मिलीग्राम, मैंने लिखा दिया है, इसकी मिडिल वैल्यू 30 मिलीग्राम होती है। यहां तक कोई डाउट शाउट है क्या? यहां तक कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट? सर मेरा 82 था, ब्लड यूरिया लेवल 82 था, तो यूरीमिया हो जाएगा, 82 है। इतनी यूरिया बढ़ रही है तो उसको भाई, यूरिया का लेवल अगर बढ़ रहा है तो ये सही कंडीशन नहीं है, ठीक है। किडनी आपकी प्रॉपर काम नहीं कर रही, ठीक है, किडनी आपकी प्रॉपर काम नहीं कर रही। ब्लड अगर यूरिया लेवल बढ़ता है तो मतलब किडनी इसको बाहर रिमूव नहीं कर पा रही, इसको यूरीमिया बोलते हैं। अगर ब्लड में यूरिया लेवल बढ़ जाए, लिख देते, इसको भी लिखा देते हैं, ठीक है। कंडीशन लिखा देता हूं, इफ इंक्रीज यूरिया इन ब्लड, तो क्या बोलेंगे इसको? यूरीमिया। आप समझ रहे हो? और यूरीमिया आपने अगर मेंटेन नहीं किया ना, तो ये बढ़ा हुआ यूरिया आपकी आरबीसी के शेप को चेंज कर सकता है। और आरबीसी का अगर शेप चेंज होगा ना, यानी यूरीमिया आपका बहुत लंबे समय तक मेंटेन रहा, तो आपको पता नहीं है आरबीसी का ब्रेकडाउन चालू हो जाएगा, क्योंकि एबनॉर्मल शेप की आरबीसी को हमारी इम्यून सेल या हमारी लिम्फोसाइट इसको एक्सेप्ट नहीं करते। आप समझ रहे हो? इसकी वजह से क्या होगा? आरबीसी ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा। यूरीमिया लीड टू एनीमिया। यूरीमिया किसको लीड करता है? एनीमिया को। अगर यूरीमिया बना रहा तो ये किसको लीड करेगा आगे जाकर के? एनीमिया। इसलिए यूरीमिया मेंटेन नहीं करना बहुत समय, लंबे समय तक, तो चेकअप कराना पड़ेगा कि आपकी किडनी प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। हाँ, मैक्रोफेज, तो किडनी उसको क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे। सॉरी, स्प्लीन में मिलने वाले मैक्रोफेज क्या कर देंगे? एबनॉर्मल शेप की आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। समझे? एनेमिया, यस, एनेमिया हो जाएगा। ओके, यहां तक कोई डाउट है? ये चार बात बता दी मैंने। इनॉर्निक सब्सटेंस भी क्लियर हो गए हमारे, ऑर्निक सब्सटेंस भी क्लियर हो गए। ब्लड प्रोटीन, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड ब्लड यूरिया लेवल, तीन बातें आपको पता होनी चाहिए, कंप्लीट, ठीक है। अब फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट में हम सेल्स की बात करेंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट में सेल्स की बात करेंगे, लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो आरबीसी से स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट एनसीईआरटी क्या बोल रही है? एनसीईआरटी फॉर्म्ड एलिमेंट कितनी बोल रही है? फॉर्म्ड एलिमेंट 45% होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट में आता क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब हो गया ब्लड सेल्स। और ब्लड सेल्स की बात करते हैं हम, हमें आपको कितने टाइप के सेल्स पढ़ाने हैं? 3, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये ब्लड सेल्स आपको ये फॉर्म्ड एलिमेंट पढ़ने। तो पहला टारगेट हमारा होगा आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स। तो आरबीसी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रो मतलब रेड, साइट मतलब सेल। इसको आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। हाँ बेटा, आरबीसी इरेथ्रोसाइट्स, बिल्कुल, आरबीसी इरेथ्रोसाइट्स, बिल्कुल सही, ठीक है।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ आरबीसी। हमारी बॉडी में आरबीसी नंबर क्या होता है? मिलियंस में आरबीसी होते हैं। किसमें होते हैं? मिलियंस में। ध्यान रखना है हमारी बॉडी में जो आरबीसी का नंबर कैसा होगा? मिलियंस में। ध्यान रखना है आपको। डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में थाउजेंड्स में होते हैं, प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में लैक्स में होते हैं। तो अगर रिड्यूसिंग ऑर्डर आएगा तो मैं लिखाऊंगा आपको लास्ट में कंपाइल करके कि मैक्सिमम नंबर किसका होगा पर एमएमक्यू? आरबीसी। नंबर 2 पर कौन आएगा? प्लेटलेट्स। नंबर 3 पर आएंगे डब्ल्यूबीसी। ब्लड के अंदर बात चल रही है। बात कहां चल रही है? ब्लड के अंदर। बहुत बढ़िया। तो नंबर ऑफ आरबीसी की बात करते हैं तो ध्यान रखना एनसीईआरटी की लाइन लिख देते हैं। अप्रोक्सीमेटली 5 से लेकर के 5.5 मिलियन पर एमएम क्यू, यानी 1 एमएम क्यू के अंदर 1 एमएम क्यू, एमएम क्यू सुन, 1 एमएम क्यू आपने ब्लड ले लिया तो 1 एमएम क्यू ब्लड के अंदर कितना आरबीसी होना चाहिए? 1 एमएम क्यू ब्लड के अंदर 5 से लेकर के 5.5 मिलियन आरबीसी होने चाहिए, एक अगर हेल्दी ह्यूमन है तो। ठीक है, समझ रहे हो? एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर नंबर ऑफ आरबीसी लगभग लगभग इतने होने चाहिए। समझे? हाँ, आपने सुना होगा कि अक्सर कर लोग ब्लड डोनेट करते हैं। ब्लड डोनेट करते हैं, क्यों डोनेट करते हैं? अगर आप जितना ब्लड डोनेट करोगे ना तो उतना ही ब्लड अचानक से कम होगा। अचानक से ब्लड कम होने से एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन निकलता है जो हमारी लॉन्ग बोन में एरिथ्रोपोइसिस को इंड्यूस करता है। तो जितना बढ़िया तरीके से एरिथ्रोपोइसिस होती रहेगी तो उतना फ्रेश आरबीसी बनते रहेंगे, आपकी बॉडी की हेल्थ मेंटेन रहेगी। तो 6 मंथ में एक बार तो ब्लड डोनेट करना ही चाहिए, जिससे अचानक से ब्लड का वॉल्यूम कम होता है तो एरिथ्रोपोएटिन का निकलना भी जरूरी है, उसके सेल्स को मेंटेन रखना भी जरूरी है। तो वो सेल एरिथ्रोपोएटिन के लेवल को एकदम तेजी से बढ़ाते हैं, तेजी से क्या होना चालू हो जाता है? एरिथ्रोपोइसिस इंड्यूस हो जाती है। ठीक है, हाँ अभी आ रहे हैं बेटा। ठीक है, तो इतना आरबीसी हमारी 5 से 5.5 मिलियन पर एमएमक्यू। इनमें भी 1% आरबीसी का डिस्ट्रक्शन डेली होता है। ठीक है, डेली डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। पर डे 1%, लगभग 1% आरबीसी हर दिन हमारी बॉडी में का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, 1% आरबीसी का पर डे ही होता है, पर डे। समझ गए? क्या लिख रहे हो आप? चलो बहुत बढ़िया। साइज एंड शेप ऑफ आरबीसी। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन, जो मोस्ट ऑफ द मैमल्स होते हैं हमारी बॉडी में, मोस्ट ऑफ द, एनसीईआरटी बोलती है मोस्ट ऑफ द मैमल्स की हम बात करते हैं, उनकी आरबीसी बाइकॉनकेव होती हैं, बाइकॉनकेव। ठीक है, और विदाउट न्यूक्लियस। समझ रहे हो ना मेरी बात?
आरबीसी का मेन पर्पस क्या है भाई? आरबीसी का मेन काम होता है, आरबीसी एक डब्बा होती है, ठीक है। उसका मेन पर्पस है कि उसके अंदर मैक्सिमम हीमोग्लोबिन एक्यूमुलेट हो पाए, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, अगर मैक्सिमम हीमोग्लोबिन एक्यूमुलेट होगा तो मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस हो पाएगा। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस तब संभव है क्योंकि मानो एक ट्रक है, ठीक है। ट्रक का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है। पर आपने ट्रक को लोड कर दिया खाने को भर के, और उस ट्रक के अंदर चार आपने भुक्कड़ बिठा दिए, भुक्कड़, ठीक है, और ट्रक को रवाना कर दिया, ठीक है, लंबी दूरी पर। जब ट्रक जाएगा, क्या ट्रक उस फूड को प्रॉपर पहुंचा पाएगा? भुक्कड़ ही उस आधे फूड को खा जाएंगे, तो पहुंचेगा क्या? रिड्यूस नहीं हो गया? समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो उसका ट्रांसपोर्टेशन की जो एफिनिटी है वो कम हो जाएगी। तो नेचर को क्या करना था? नेचर को कुछ ऐसा करना था कि ट्रक के अंदर भुक्कड़ ना बैठे, तो ट्रक में अगर भुक्कड़ बैठ गए तो सारे सारे फूड को वो खुद ही खा जाएंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा? कुछ नहीं। तो नेचर ने क्या काम कर दिया? उन भुक्कड़ों को निकाला। तो आखिर एक आरबीसी में, एक सेल के अंदर वो कौन होता है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, ठीक है। साथ साथ में देखो, विदाउट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, विदाउट न्यूक्लियस एंड विदाउट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, इसकी फायदा क्या है? इसका रिड्यूस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। इनको निकाल देने से, इनको बाहर कर देने से आरबीसी एक डब्बा बन जाती है जिसमें हीमोग्लोबिन भरा हुआ है, जो ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन को रिड्यूस करता है, जिससे आप मैक्सिमम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। यस, विदाउट न्यूक्लियस, विदाउट न्यूक्लियस एंड विदाउट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। समझे? पता था ये वाली बात? यस या नो? विदाउट न्यूक्लियस, विदाउट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स का मेन फंक्शन क्या, मतलब पता था इसका फंक्शन? हाँ, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के अंदर सब कुछ आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गई, गोल्जी बॉडी आ गई, एटसेट्रा। इन सबको मिलाकर के साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस दोनों ही नहीं होते। और शेप कैसा होता है? बाई कॉनकेव। शेप कैसा होता है? बाई कॉनकेव। तो बाई कॉनकेव नेचर ने क्यों बनाया? क्या पर्पस था बाई कॉनकेव का? नहीं, जैसे सिक्की ऐसा, भाई डायमीटर ऐसा होता है, बाई कॉनकेव दसा हुआ होता है, ये बाई कॉनकेव है, ये बाई कॉनकेव है। बाई कॉनकेव क्यों बनाया नेचर ने? बाई कॉनकेव इसलिए बनाया क्योंकि इसका सरफेस एरिया मैक्सिमम हो पाए। अगर कोई बाई कॉनकेव स्ट्रक्चर होता है तो सरफेस एरिया ज्यादा होता है उसका, ठीक है। और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाएगा, ठीक है। उतना ज्यादा इसमें क्या होगा? हीमोग्लोबिन का डिपोजिशन होगा। तो बाइकॉनकेव का मेन पर्पस है इंक्रीज सरफेस एरिया। विदाउट न्यूक्लियस और विदाउट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स का मेन पर्पस है क्या? ठीक है, रिड्यूस यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन आरबीसी। ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन को कम करता है। समझ में आया नहीं आया? वो वाली बातें बता रहा हूं जो बहुत खतरनाक है, बहुत कंसेप्चुअल है, नीट में पूछी गई हैं। समझ रहे हो? नीट में पूछी गई हैं, नीट में भी पूछी गई हैं ये, ठीक है। और बच्चे छोड़ के भी आए थे, बच्चों को ये नहीं पता था कि यार न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स रिमूव क्यों करती है आरबीसी, पर्पस क्या है, जिससे कि ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कम से कम हो, ठीक है। चलो ये वाली बात क्लियर है। से साइज एंड शेप ऑफ आरबीसी, बाइकॉनकेव, विदाउट न्यूक्लियस, विदाउट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो इसकी थिकनेस कितनी होती है? 2 माइक्रोमीटर। डायमीटर कितना होता है? 7.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। आपके सामने स्ट्रक्चर भी आ गया है, सब सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन। अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करता हूं तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर मैंने आपको हिंट दिया था कि भाई हीमोग्लोबिन किस किस के मिलने से बनता है? हीम और ग्लोबुलिन। लिख देता हूं। हीमोग्लोबिन में मिलनी होता क्या क्या है? हीमोग्लोबिन में मिलनी होता क्या है? हीम और ग्लोबुलिन प्रोटीन।
हीम के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 4। ग्लोबुलिन प्रोटीन में भी कितनी चेन्स होती हैं? 4। दो इसमें अल्फा चेन होती हैं और दो ही इसमें बीटा चेन होती हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। ठीक है, अगर हीम की बात करते हैं, हीम इसमें एक तो आयरन होता है Fe2 पॉजिटिव प्लस 4 फ्रेंड रिंग्स होती हैं। ठीक है, ऐसे लिखो, 4 तो इसमें Fe2 पॉजिटिव आयरन्स होते हैं प्लस 4 ही इसमें पोरफिरिन रिंग्स होते हैं। 4 आयरन होते हैं इसमें और 4 ही इसके अंदर पोरफिरिन रिंग्स होते हैं। इन दोनों के मिलने से ही बनता है। ठीक है, ग्लोबुलिन प्रोटीन की बात करते हैं, 4 चेन होते हैं, 2 अल्फा चेन होते हैं, 2 बीटा चेन होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? परसेंटेज की बात करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो लगभग 4% के आसपास हीमोग्लोबिन के अंदर हीम होता है। लगभग 96% के आसपास प्रोटीन वाला पार्ट होता है। प्रोटीन हीमोग्लोबिन में बहुत ज्यादा होता है कंपैरेटिव हीम। यहां तक कोई डाउट शाउट है? समझ में आ रहा है बेटा? यस या नो? यहां तक कोई कोई भी डाउट है तो बताओ। नो, नो डाउट सर, नो डाउट। पीएमएस, ठीक है। इसके डायग्राम को भी मैंने वैसे बना के दिखा दिया था आपको, एक बार और बता देता हूं मैं। COOH, ठीक है। अच्छा, एक अमाइनो एसिड भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर, तो 141 अमाइनो एसिड होते हैं, इसमें 146। इसमें अगर हीम की बात करते हैं, हम ग्रीन कलर से दिखा देते हैं। यहाँ पर इस तरीके से पेंटा रिंग होते हैं, पोरफिरिन रिंग, जिनमें आयरन Fe2 पॉजिटिव जुड़ा होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी एक पेंटा रिंग आएगी जिसमें आयरन जुड़ा होगा Fe2 पॉजिटिव। यहाँ पर भी इस तरीके से रिंग आएगी, इसमें आयरन जुड़ा होगा 2 पॉजिटिव। यहाँ पर भी एक रिंग आने वाली है, में आयरन जुड़ा हुआ है 2 पॉजिटिव। समझ गए? ठीक है, इसमें अगर देखोगे तो यहाँ पर NH2 फ्री होता है, NH2 फ्री होता है, NH2 फ्री होता है, NH2 फ्री होता है। समझ गए ना? यानी आयरन से तो जुड़ता है, ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? हीम। और ये 2 अल्फा चेन हो गए तो बीटा चेन हो गए। ठीक है, व्हाइट वाला पार्ट ग्लोबुलिन प्रोटीन हो गया। ये व्हाइट वाला पार्ट जो दिख रहा है ना,
दो अल्फा दो बीटा, हर चीज लिख दिया है मैंने यहाँ पर, डायग्रामेटिकली भी दिखा दिया है आपको, ऐसे भी दिखा दिया है। ठीक है, 4 पोरफायरिन रिंग्स होते हैं, रिंग भी मैंने बना दी है यहाँ पर। ठीक है, उनमें आयरन जुड़ा होता है Fe2 पॉजिटिव, 4 मॉलिक्यूल इसके हैं, 4 मॉलिक्यूल उसके हैं, 4 ही मॉलिक्यूल ग्लोबुलिन प्रोटीन में होते हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। COOH ग्रुप जुड़े होते हैं, इनके NH2 फ्री होते हैं, या CO2 की बाइंडिंग होती है। हर चीज बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया, बहुत सिंपल वे में, मुझे लगता है आपको एकदम ब्रेन में सेट हुई होगी। आ गया बेटा? हाँ बेटा, बस करते ही हैं। ठीक है, ये कंप्लीट कर दूं थोड़ा सा और। तो हीमोग्लोबिन वाला पार्ट एकदम क्लियर है, मुझे लगता नहीं कोई डाउट है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी पे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, बस ये और देख लो फिर फिनिश कर देंगे। ठीक है, आरबीसी फॉर्मेशन, ये तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं। कभी कभी एम्ब्रियो में भी पूछ लेता है और एडल्ट में भी पूछ लेगा। एम्ब्रियो में आप जानते हो सबसे पहले यूक सैक, फिर आरबीसी क्या बनती है, लीवर एंड स्प्लीन। और एडल्ट में रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो, ठीक है, जैसे या तो मैंने एक बोन का डायग्राम बनाया था आपको, उस तरीके से दिखाया था। ये बोन है, यहां बोन में क्या भरा पड़ा है, रेड बोन मैरो। बोन के हेड में क्या है, रेड बोन मैरो। इस रेड बोन मैरो में कौन होते हैं, स्टेम सेल्स। अब यही स्टेम सेल्स आगे जाकर के डिफरेंट टाइप के सेल्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन्हीं से बनते हैं। मेगा कैरियोसाइट्स, इन्हीं के बनते हैं। ल्यूकोब्लास्ट, इन्हीं से बनते हैं। इरेथ्रोप्लास्ट, इन्हीं स्टेम सेल से बनते हैं। और मेगा कैरियोसाइट से ही आगे जाकर के बनेंगे प्लेटलेट्स। ल्यूकोब्लास्ट से आगे जाके बनेंगे WBC ल्यूकोसाइट, WBC। और इरेथ्रोब्लास्ट से आगे जाके बनते हैं इरेथ्रोसाइट्स। ठीक है, अगर देखा जाए तो उससे इरेथ्रोब्लास्ट से बनेंगे RBC, RBC, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, लॉन्ग बोन, समझ में आया बेटा? एक क्वेश्चन तो ये आएगा कि आरबीसी का फॉर्मेशन का किस किस स्टेज में कहाँ कहाँ होता है।
समझ रहे हो? केमिस्ट्री कैंसिल, क्या कर रहे हो? अच्छा, छुट्टी लिख रहे हो। बस हो गया बेटा, खत्म करता हूँ मैं, ठीक है? तो समझ रहे हो ना? मेगा कैरियोसाइट, जी मैं आगे डिटेल में बताऊंगा प्लेटलेट्स के अंदर। ल्यूकोब्लास्ट से बनते हैं ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी। इरेथ्रोब्लास्ट, अच्छा इसको पूरा ही चाहो, पूरा लिख दो। इरेथ्रोब्लास्ट से पहले क्या बनेंगे? रेटिकुलोसाइट्स, लिख देते हैं उसको भी। रेटिक्यूलोसाइट्स। और रेटिकुलोसाइट्स की बात करते हैं, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यही रेटिकुलोसाइट्स आगे जा करके आर बी सी बनाते हैं। और इसमें जो मैकेनिज्म होगी किसकी होगी? मैच्योरेशन। और मैच्योरेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। अब एक्चुअल में कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअल में फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कहाँ होगा? एम्ब्रियो के अंदर। इनिशियल कोई ऑर्गन तो बनता नहीं है एम्ब्रियो के अंदर, तो एम्ब्रियो इनिशियल फेज में योक सैक होता है, तो उस योक सैक में स्टेम सेल्स होते हैं जो आरबीसी फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है? फिर जब आरबीसी आगे जाकर, तब तक आरबीसी योक सैक में बनेगी जब तक कि उस एम्ब्रियो के अंदर ऑर्गन नहीं बनते हैं। तो जैसे लिवर और स्प्लीन बनेंगे तो यही स्टेम सेल योक सैक को बाय बाय कह करके लिवर और स्प्लीन में चले जाएंगे, वहां पर एथ्रोपोइसिस करेंगे, ठीक है? फिर कब तक करेंगे? जब तक कि रेड बोन मैरो नहीं बन रहा। फिर रेड बोन मैरो बन जाता है, तब यही स्टेम सेल इन दोनों को बाय बाय कह के रेड बोन मैरो में परमानेंट शिफ्ट हो जाते हैं और आरबीसी का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं? आरबीसी नहीं, ये प्लेटिलेट्स और डब्ल्यूबीसी को भी बनाते हैं स्टेम सेल। तो यही मैंने दिखा दिया कि रेड बोन मैरो में स्टेम सेल होते हैं, यही स्टेम सेल मेगा कैरियोसाइट्स, लीको ब्लास्ट और एथ्रोब्लास्ट बनाते हैं। एथ्रोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट्स बनते हैं, इनमें न्यूक्लियस होता है, पर जब मैच्योरेशन हो जाता है तो ये आरबीसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैच्योर आरबीसी में मैच्योरेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की। तो आपकी डाइट में विटामिन B12 फॉलिक एसिड भी होने चाहिए जो आरबीसी की मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं। अगर आपकी डाइट के अंदर विटामिन B12 और फॉलिक एसिड नहीं है तो आरबीसी का मैच्योरेशन नहीं होगा और आरबीसी का ब्रेकडाउन, समझ रहे हो, होना चालू हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। तो उससे भी बचना है तो आपको ये चाहिए, ठीक है? तो ये आरबीसी का फॉर्मेशन हो गया। और लगभग आरबीसी 120 दिन तक आपकी बॉडी के अंदर रहती है और आफ्टर 120 डेज स्प्लीन के अंदर, क्योंकि आफ्टर 120 डेज या 120 डेज के अंदर इसकी शेप में चेंज आ जाता है, बूढ़ी हो जाती है। और शेप में चेंज आते ही मैक्रोफेज के सामने से जब निकलती है तो मैक्रोफेज पकड़ के इसको किल कर देते हैं, मार देते हैं। इसलिए हम मैक्रोफेज को हम क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्र गाह। समझ में आया बेटा? आज बहुत टिपिकल नहीं था, बहुत सिंपल चीजें थी, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। हम टेंथ में भी, टेंथ के स्टूडेंट्स को मैं इससे भी अच्छा पढ़ा देता हूँ, मतलब इससे भी ज्यादा वो डाइजेस्ट कर लेता है। पर आपको जरा भी कुछ चीज देता हूँ तो आप कहते हो आउट ऑफ एनसीईआरटी, तो आपको एनसीईआरटी के हिसाब से लेके चलता हूँ। पर कंसेप्ट मुझे देना पड़ेगा, तो कंसेप्ट मजबूरी है, बिना कंसेप्ट में आगे नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि ये सब चीजें मुझे कहाँ पढ़ानी होती है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के अंदर। तो अभी नहीं समझाऊंगा तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज कैसे पढ़ा पाऊंगा? वहाँ पूरा कंसेप्ट है। जैसे एनसीईआरटी बोलती है कि मेगा कैरियोसाइट प्लेटलेट्स के बनाने में हेल्प करते हैं, तो मैंने यहाँ समझा दिया, तो अब मैं आगे उस चीज़ को मतलब सब चीज़ें कनेक्टेड है, तो वो चीज़ आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है? आपको क्या लगता है एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना ही पढ़ाई है ना? बहुत तरीके से चीज़ें देखी जाती हैं, किसको कहाँ लिंक करना है, कहाँ मेमोरी जनरेट, पढ़ाना और बहुत कंसेप्चुअल रिप्रेजेंट करना दो अलग चीज़ें होती हैं। हम पढ़ते तो हैं भाई, आपने कभी देखा ऑनलाइन इस तरीके से कंसेप्चुअल? क्योंकि ऑनलाइन तो लोग सिर्फ पढ़ाते थे, ठीक है? पर आज की डेट के अंदर मतलब वास्तव में आपको हम बहुत कंसेप्चुअल पढ़ा रहे हैं और इंडिया के टीचर इस चीज़ को फॉलो भी कर रहे हैं अब, ठीक है? इन लेक्चर्स को देख भी रहे हैं, समझ रहे हैं कि एक्चुअल में हमें किस तरीके से डिलीवर करना है मटेरियल को। तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर इस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? तो आज इतना ही रखेंगे।
फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी हो चुका है। और ये एक एनसीईआरटी की लाइन है, लाइफ स्पेन कितनी होती है आरबीसी की 120 डेज। आफ्टर 120 डेज ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी अकर बाय मैक्रोफेज। कहाँ पर होते हैं? स्प्लीन के अंदर। इसलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं हम? ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्र गाह। यानी आपने पूरा आरबीसी का चीज समझ लिया कि भाई कैसे बनती है, कैसे होती है, स्ट्रक्चर क्या है, ये वो। फाइनली 120 डेज का डेथ हो गई, खत्म हो गई आरबीसी। ये यार एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया आरबीसी वाला, ठीक है। डब्ल्यूबीसी हम नेक्स्ट लेक्चर में कराने वाले हैं आपको, नेक्स्ट लेक्चर में डब्ल्यूबीसी। तो आज इतना ही रखेंगे, ठीक है, इतना ही रखेंगे। आज होमवर्क नहीं है, कल मैं होमवर्क देने वाला हूँ आपको, ठीक है। कल होमवर्क भी दूंगा और आज अभी डीपीपी भी नहीं है, क्योंकि आज मटेरियल ज़्यादा नहीं था। क्योंकि कल से बनेगा, आपको मटेरियल भी मिलने वाला है कल से प्रॉपर वे में, और होमवर्क भी मिलने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल, कोशिश करेंगे एनर्जी लेवल बढ़ जाए। थैंक यू बेटा, बाय।